बेटा। जी, कॉपीज निकाल ले। CMA लेक्चर 1। लेक्चर 1। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ओरिएंटेशन लेक्चर है बेटे। सब्जेक्ट को ही जानना है आपने। ओरिएंटेशन है ये, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो हमने आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें दो चीजें शामिल हैं। सबसे पहले अबाउट सब्जेक्ट, और दूसरे नंबर पर बेसिक्स ऑफ CMA हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ CMA ये पेपर में आती तो नहीं, एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन लेकिन आप इसके बगैर आगे चल नहीं पाएंगे बेटे। ठीक है जी। तो सब्जेक्ट को अगर हमने जानना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का एम पता होना चाहिए। आई कैप आपको इस सब्जेक्ट में क्या सिखाना चाह रहा है। ठीक है, आई कैप आपको इस सब्जेक्ट में क्या सिखाना चाह रहा है। तो सबसे पहला उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। आई कैप के अल्फाज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, जो उन्होंने अपने सिलेबस में लिखे हुए हैं। लिखा वही लफ्ज जी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आप निकाल सकें किसी भी प्रोडक्ट की। दूसरे नंबर पर जो सबसे कोर एरिया सिलेबस में लिखा हुआ है, आई कैप चाह रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें, फैसले ले सकें। ठीक है, ये फैसले लेने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हवा में फैसले नहीं लेंगे बेटे आप। हम जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो नंबर्स की बेस पे होगी। किसी भी फैसले के बेनिफिट्स क्या हैं और किसी भी फैसले की कॉस्ट क्या है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग करनी है आपने वो किस बेस पे करनी है, बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करके। और ये हमारे पेपर में 40 से 60 नंबर होंगे। डिसीजन मेकिंग 40 to 60 मार्क्स की होगी, तकरीबन पूरे पेपर में बिखरी होगी। कई दफा तो बाज बच्चे कहते हैं हमें हर सवाल के नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ के ये लग रहा था कि वो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। तो हाँ, ये फीलिंग आ जाती है कभी कभार। तो डिसीजन मेकिंग ये आपका एम है पेपर का। बाकी एम आपके लिए तो पास करना एम है। आई कैप ने जो आपको सिखाने का एम बताया बनाया कि ये सीए में इसको क्यों रखा गया है, ताकि आप इदारे के लिए डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशन कर सकें और इदारे को हेल्प आउट कर सकें। जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप इस नाम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जो इसमें ये कॉस्ट वाला एरिया है वो ये सिखाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला एरिया ये सिखाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बेसिक काम है या उसका मेन मकसद है वो आपको डिसीजन मेकिंग सिखाना है, ताकि आप मैनेजमेंट की हेल्प कर सकें कल को जब आप ऑफिस में जाएं।
या अपना भी कोई काम करें तो अपनी लोअर मैनेजमेंट की हेल्प कर सके फैसलों में। बात समझ आ रही है? ये जो हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं ये सीक्रेट अकाउंटिंग है। जो आप टीआरसी में पढ़ के आए हैं ना, क्या थी वो, आईए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या आईटीए, वो सीक्रेट अकाउंटिंग नहीं होती, वो उसमें रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। सब नहीं करते, लेकिन जो बड़े इदारे हैं उनके ऊपर ये जरूर, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपनी सालाना रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। पढ़ा है ना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो ये जो हम इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट में बेटा, रिपोर्ट्स वो कहीं पे पब्लिश नहीं होनी, वो कहीं पब्लिश नहीं होनी, सीक्रेट अकाउंटिंग है। आ जाए जरा आगे चलते हैं। एम के बाद आई कैप ने हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस जो है, सिलेबस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सीएमए का जो सिलेबस है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, और किस हिस्से में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, और कहां से आता है। तो आई कैप ने आपके सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ग्रिड ए, सेक्शन कह दो, ग्रिड कह दो, ग्रिड बी और ग्रिड सी। जो पहली ग्रिड है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? आई कैप के किताब के मुताबिक मैं चैप्टर बताऊंगा, जो मेरे नोट्स हैं वो भी उसी तरतीब से हैं, वही चैप्टर नंबर है जो आई कैप की किताब में है। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन IS2 पढ़ा हो शायद आपने, कभी नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लेंगे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको IS2 ही पढ़ाया जा रहा है। इसमें आप वो भी पढ़ेंगे जो आपने कभी ये पढ़ा हो, फाइफो मेथड, एवरेज कॉस्टिंग मेथड सुना हो शायद, कभी ना भी पढ़ा हो सुना हो ये नाम। ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में आप सारा IS2 ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन IS2 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो सारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के गिर्द घूम रहा है। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, जो बनी बनाई चीज लेता है और बेच देता है, वो आपका जो इंट्रो टू अकाउंटिंग है, FR1 है, FR2 है, ये सारा कुछ आपका ट्रेडिंग बिजनेस के गिर्द घूम रहा है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, ये किस बिजनेस के गिर्द घूम रही है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? ये फैक्ट्री में चीजें बनाता है खुद, तो ये बड़ा बिजनेस होता है, और उसमें मसाइल और चीजें भी ज्यादा होती हैं। तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो किस चीज का है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बल्कि सॉरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इधर आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। चैप्टर 2 डिसीजन मेकिंग में, ये जो ग्रिड सी है ये डिसीजन मेकिंग की है, सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 इधर आना था, सॉरी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आई कैप की किताब की तरतीब तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जिस ग्रिड में फॉल करेगा, ये डिसीजन मेकिंग का एरिया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी बेटे बताएं आप। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन कौन सी इन्वेंट्रीज होती हैं, पढ़ा हुआ है आपने? हाँ जी, 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, और तीसरी क्या होती है? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। क्या फर्क है बेटी इन तीनों में? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है बेटे? प्रिपेयर होगा, तो हम असेंबल करेंगे, और जब
वो प्रिपेयर हो जाएगा टोटली, आप उसको सेल करने के लिए तो फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जी, जब भी कोई प्रोडक्ट मुकम्मल होके पड़ी हुई है बिकने के काबिल, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। मुकम्मल प्रोडक्ट जो बिकने के लिए पड़ी है उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और अगर प्रोडक्ट फैक्ट्री में अधूरी बनी पड़ी है, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। दोनों प्रोडक्ट्स ही हैं। कंप्लीट प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स कहते हैं, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट को वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। उसके बाद एक चीज है रॉ मटेरियल, वो तो पुर्जा जात है, पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनसे प्रोडक्ट कल को बननी है। जैसे गारमेंट्स बनाने हैं तो कपड़ा, धागा, बुकरम, बटन, ये शलवार कमीज सिलवानी है तो ये सारे पुर्जे जो हैं, पार्ट्स। ठीक है, को खाने पीने की चीज है तो उसके लिए जो मसाला जाता है, इंग्रेडिएंट्स, वो क्या कहलाता है? मटेरियल की इन्वेंटरी। जब तक वो प्रोडक्ट बनाने पे यूज नहीं हुआ, अनयूज्ड आइटम्स जो पड़ी हुई हैं उनको बोलते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। तो अभी चले, हम बाद में भी बात करेंगे, वैसे अभी बता रहा हूं इन्वेंटरी तीन तरह की होती है। कौन से बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग। और हम पढ़ ही मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ही हैं। कहीं कहीं आएगा ट्रेडिंग, लेकिन वो बस आपको थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। ना बताऊं तो सारे चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग के चलें, उसके बाद इसमें आ जाए चैप्टर नेक्स्ट। चैप्टर 3, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। फिर चैप्टर 4, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अभी आपको ये नहीं पता इनमें चैप्टर में क्या है, बस नाम लिख लें। जी जनाब। चैप्टर 5, अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग फॉर लेबर। चैप्टर 6, 7 इसमें है, 6 और 7। हाँ जी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड कॉस्ट फ्लो एंट्रीज, ये एंट्रीज का चैप्टर है। ये इंट्रो टू अकाउंटिंग में भी पढ़ी हुई है आपने एंट्रीज, वो ही है। ये चैप्टर लिस्ट डाउन करने के बाद मैं क्या बताऊंगा, वो कौन से चैप्टर हैं जिनमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। अभी लिस्ट डाउन कर रहे हैं आई कैप की तरतीब। आई कैप ने इस तरह ग्रिड वाइज नहीं तोड़े हुए, हम इसको ग्रिड वाइज तोड़े, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो ग्रिड का ख्याल रखता है। हर ग्रिड में से उठाना है उसने पेपर। ठीक है। और जो टॉपिक नॉर्मली मैं क्लास में बताता हूँ, बाय चांस वो आ जाते हैं पेपर में। पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ है। वजह एनालिसिस किया होता है मैंने, तो मैं ड्यूरिंग सेशन भी बताता रहूंगा और आखिर में रिवीजन पे भी बताऊंगा कि बेटा ये टॉपिक इस दफा आने की उम्मीद है। तो वो पिछली क्लास में भी काफी लोगों को पता था, बताया हुआ था। तो वो आप किसी से भी जो पिछली दफा पढ़े स्टूडेंट से पूछ लें, जो जो टॉपिक बताए हैं वो पेपर में थे। वो अलहदा बात है, वहां समझ आया सवाल, नहीं आया, वो एक अलहदा बहस है। वो तो सारा तो नहीं ना समझ आना, क्योंकि अनसीन होता है पेपर। लेकिन टॉपिक वही थे जो मोस्टली क्लास में बात हो चुकी है। उसके बाद चैप्टर 8, 9। चैप्टर 8, 9, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट। चैप्टर 10 इधर है, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रॉफिट निकालने का तरीका है। इनकम स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं, एक आईएस का तरीका है और एक हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में चलता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये दोनों प्रॉफिट निकालने के तरीके हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनसे आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं। आप लोग वैसे जो जानते हैं, जो आपको नहीं पता वो ये वाली जानते हैं।
एब्जॉर्प्शन, अगर आपने कभी पहले इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है ना, तो वो आपने एब्जॉर्प्शन के तहत पढ़ी है, ना चाहते हुए भी, पता ही नहीं है आपको। अब आपको जो नई इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ानी है वो कौन सी है? मार्जिनल। ये पहली दफा पढ़ेंगे आप, और ये होती है हमारे सब्जेक्ट में, डिसीजन मेकिंग में। हमारे सब्जेक्ट में भी जब डिसीजन मेकिंग आएगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम भी वही बनाएंगे जो एफआर में बनाते हैं हम, ये वाली एब्जॉर्प्शन को जो आईएएस बताते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 11-12 इधर है। चैप्टर 11 एंड 12, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस। वेरिएंसेस। चैप्टर 13, टारगेट कॉस्टिंग इधर है। चैप्टर 14, 15, 16 ये इधर है। चैप्टर 14, 15 और 16। चैप्टर 14 है सीवीपी या ब्रेक इवन एनालिसिस। शायद ये कभी आपने लफ्ज सुना हो, ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है इदारा, इकोनॉमिक्स में सुना हो, या क्यूएम में भी शायद कभी पुराने स्टूडेंट ने सुना हो। सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, और इसका नाम है चैप्टर 16 का डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। जी जनाब। वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से मस्ट क्वेश्चन आता है, उनको मैं कहूंगा सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कुछ ऐसे हैं जिनमें से ऑन एंड ऑफ आता रहता है, फ्रीक्वेंटली आता है, हर दफा नहीं आता। कुछ हैं जिनमें से शाज़ु नाजिर आता है, कभी कभी आता है, लेस इंपॉर्टेंट। तो मैं ये सारे चैप्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने लगा हूं। सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट वो होंगे जो हर अटेम्प्ट में आते हैं, हर अटेम्प्ट में आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब वो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं समझना कि करना नहीं, करना ही सारे ही हैं। बस प्रैक्टिस से आप कम ज्यादा का टाइम लगाएंगे, अपना मैनेज करेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा, इंपॉर्टेंट की थोड़ी उससे कम, और लेस इंपॉर्टेंट की सबसे कम। जहां पे उसके आपने 10 सवाल किए हैं, इसके 5 करें, इसके 2-3 कर लें। इस तरह करना सब कुछ है, कॉस्ट में छोड़ नहीं सकते आप कुछ भी, सब कुछ करना है, ठीक है। ये बताने का मकसद क्या है? चैप्टर ज्यादा है, साफ सी बात है, मुझे भी नजर आ रहा है, और है भी ये रमजान के अटेम्प्ट, ईदे भी हैं, और मुहर्रम भी है, 12 रबीउल अव्वल भी है, खूब छुट्टियां हैं। अब इन खूब छुट्टियों का नुकसान आपको क्या है? टाइम कम होगा, जब टाइम कम होगा तो प्रैक्टिस मजबूरन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी, फिर आप कभी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, वो टॉपिक पेंडिंग होते जाएंगे। तो ये बच्चे जो हैं, ये बच्चों के लिए रमजान वाली अटेम्प्ट जो है, ये एक चैलेंजिंग अटेम्प्ट है पढ़ने के हिसाब से। लेकिन सीरियस बच्चे के लिए कोई मसला नहीं, बाकी जो नॉन सीरियस बच्चे उसके लिए है। तो आ जाए जनाब, जिन चैप्टर में से मस्ट आता है, जिन चैप्टर में से मस्ट आता है, चैप्टर 2 सुपर इंपॉर्टेंट, चैप्टर 2 मस्ट आ रहा है। कभी एक सवाल कभी दो भी आ रहे हैं, लेकिन आते 6-6, 8-8 नंबर के हैं। तो मस्ट आ रहा है चैप्टर 2 में से 1 से 2 सवाल। चलें सवाल बाद में बताता हूं, फिर मिक्स हो जाना है। चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 15 या 16, या इनको मिला के 15 या 16 में से एक में से मस्ट होता है, ठीक है। तो चैप्टर 15-16 एक बंडल है, अगर आपने इस बंडल को में से 15 कर लिया तो भी बात गलत है, सिर्फ 16 कर लिया तो भी बंडल नामुकम्मल है। चैप्टर 15 एंड
16 मस्ट है, मस्ट है। और आना भी 15, 18, 20 बड़े नंबरों का सवाल एक। तो इसमें से एक मस्ट है, कभी कभार डेढ़ भी आ जाता है, दो भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं इसमें से। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर 8 और 9 मस्ट है। चैप्टर 8 और 9 मस्ट है। चैप्टर 2, चैप्टर 15, 16, चैप्टर 8, 9, चैप्टर 11, 12, ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके बगैर पेपर नहीं बनता, और इनके बगैर पेपर पास भी नहीं होता। समझ आ रही है? आप समझ लें 50 से 60 नंबर का पेपर इधर कवर हो गया इनमें। चैप्टर नहीं गिनने, टॉपिक्स गिनने हैं। एक टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ये दोनों मिला के एक टॉपिक बनता है मेरे नोट्स में, एक टॉपिक। आई कैप की किताब के चैप्टर नंबर तो मैंने लिखे हुए, लेकिन मैं उनको टॉपिक गिनता हूँ। ये तो वैसे चैप्टर नंबर धोखे के लिए होते हैं। 5 चैप्टर में भी एक टॉपिक कवर हो रहा है, तो आपने टॉपिक करना है पूरा, चैप्टर की गिनतियों पे नहीं जाना। ठीक है? तो ये 4 टॉपिक करें, 50 नंबर का पेपर, तकरीबन तकरीबन आप 50 या उससे ज्यादा कहीं आपका पेपर कवर्ड होगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज पे। जी, चैप्टर 1 आजकल काफी इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है। चैप्टर 1। जी, चैप्टर 3 या 4 में से एक। चैप्टर 10, चैप्टर 14। किसी दौर में चैप्टर 14 सुपर इंपॉर्टेंट होता था। अब ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ चुका है, ऑन एंड ऑफ आता है, एक अटेम्प्ट आ गया, एक नहीं आया। पिछली अटेम्प्ट में ये आ चुका है, लेकिन ये माजी में हर अटेम्प्ट में आता रहा है, चैप्टर 14। क्योंकि ये वाला एरिया डिसीजन मेकिंग का है, ये पूरी ग्रिड डिसीजन मेकिंग की है। ठीक है? अब पीछे जो चैप्टर बने वो सारे कौन से हैं? लेस इंपॉर्टेंट। जी, चैप्टर 5। हाँ जी, चैप्टर 13। कभी किसी दौर में चैप्टर 1 भी लेस इंपॉर्टेंट होता था, आजकल ये जरा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आया हुआ है। एक अटेम्प्ट आता है, एक अटेम्प्ट नहीं आता, एक अटेम्प्ट आता है, एक अटेम्प्ट नहीं आता। पिछली दफा ये आ चुका है, और पिछली दफा आने की उम्मीद भी थी, बताया हुआ था चैप्टर 1 आएगा, और वो आया। कई लोगों से हुआ, कईयों से नहीं हुआ क्वेश्चन। तो ये है जी सिलेबस की स्कीम सारी, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट एरियाज। अच्छा, अगर हम आई कैप की वेबसाइट पे जाके जरा सिलेबस का जायजा लें। मोस्ट प्रोबेबल जो है ना वो सितंबर के लास्ट रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। 15-20 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, यानी सितंबर की ये में दूसरी आप क्लास कैप्चर कर रहा है, 15 माइक कैप्चर कर रहा है। ओपन होगी। 20 अक्टूबर की 6, अक्टूबर की 10 डेट होगी। डेट के साथ अक्टूबर की 3 तक एग्जाम। ठीक है, तो टाइम सितंबर में होता है। आप नेक्स्ट हम आप एक क्लास में आईटी वालों को कहें कि हम दूसरा लेक्चर भी सुन रहे हैं। जी, क्योंकि मैं रोजे में हूं, इसलिए जवाब देना बनता नहीं आपका बेटे। ये जो कह रहे हैं कि चलता रहने दें, मजा आ रहा है, कोई नहीं, रमजान गुजर जाए, टोपी लथ जाए, बेटा फिर देखेंगे। आप इस क्लास में आने से पहले मेरे मुतालिक कुछ ना कुछ सुन के आए हैं। लड़कियां तो जानती हैं, काफी हद तक खबरें पहुंची होती हैं, हम मुंडे नहीं जानते। अच्छा जी, ये मैंने जानबूझ के सिलेबस ओपन किया है।
बच्चे शरारतें करते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं उस्ताद बड़ी खिंचाई करते हैं। ये मैंने सिलेबस क्यों ओपन किया है? आई कैप ने कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है आई कैप आपको किस मकसद को सामने रख के ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। कर लिया था डिस्कस, ये देखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन कॉस्ट, गुड सर्विसेज जो भी है, और दो मकासद आ गए। ठीक है, कितनी ग्रिड्स हैं सिलेबस की? 3 ग्रिड्स हैं। ऑनलाइन वालों को भी शायद नजर आ रही हो, चाहे जो चेक कर लूं उनको व्यू आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, 3 ग्रिड्स हैं, ABC। टीचिंग आवर्स तो हमारे लिए होते हैं, ये तो छोड़ दें। वेटेज ये मार्क्स हैं। आई कैप कहता है जो पहली ग्रिड होगी उसमें 35 से 45 नंबर का पेपर आएगा। अभी हम पिछला पेपर डाउनलोड करके उसको परखेंगे इसके ऊपर। वैसे ये लोअर साइड पे ही होता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है ना वो इतने तूफान टॉपिक्स नहीं है, मतलब इतने सुपर इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स, एक टॉपिक भी सुपर इंपॉर्टेंट वाला नहीं है इसमें। तो ये ग्रिड जरा धोखा आई क्या दे गया हुआ है। 35, 30, 32, 36 लोअर साइड पे रहता है आई कैप इसमें, 45 वाली साइड पे नहीं जाता। लेकिन ये जो नीचे वाला है ना सी पार्ट, मैनेजेरियल डिसीजन, यहाँ कितने नंबर का पेपर आएगा? 30 to 40। यहां आई कैप 40 या 40+ पे भी चला जाता है और जा सकता है। इतना प्लस माइनस उसको इजाजत होती है एग्जामिनर को। ये वाला जो एरिया है 20 से 30, ठीक है जी। तो पेपर में ये आपकी ये वेटेज उसने दे दिया है 35 से 45, 20 से 30 और 30 से 40। ये जो सेक्शन है, चले वापस अगर हम उधर आते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि आप लिख लें। वैसे हम पिछला पेपर जायजा भी लेते हैं अभी डाउनलोड, इसीलिए आई कैप की वेबसाइट ओपन की है। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होते हैं जिनमें से मस्ट क्वेश्चन आना है। तो आए जरा देखें यहाँ पे कोई सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। एक सवाल इसमें से मस्ट आना है, कभी कभार 2 भी आ जाते हैं। 1 से 2 सवाल मस्ट सुपर इंपॉर्टेंट में मैंने रखे वो ये टॉपिक जिनमें से मस्ट क्वेश्चन आना है। उम्मीद है ऑनलाइन वालों को भी नजर आ रहा होगा जी, बिल्कुल ठीक है। 1 से 2 सवाल, इनमें से एक सवाल तो मस्ट आना है, मस्ट आना है। कभी 2 भी आ जाते हैं लेकिन एक मस्ट है। इधर ज्यादातर 2 ही आ रहे हैं। इसका मतलब है इस ग्रिड में से आपको कम से कम 3 सवाल मिलेंगे। कम से कम 3 कैसे? एक चैप्टर 2 में से, एक 14 में से, एक 15 या 16 में से। 3 या 4 भी मिल सकते हैं। 4 सवाल कैसे होंगे? 2 ऊपर से आ जाए, एक ये आ जाए और एक सीवीपी में से आ जाए। कम से कम 3 तो मस्ट हैं। ये रेंज है इस ग्रिड की, 3 से 4 सवाल। कितने सवाल? 3 से। क्या स्कीम बनेगी? अब मैं स्कीम दोबारा लिखने लगा हूं। क्या स्कीम बनेगी 3 से 4 की? एक स्कीम तो ये है कि एक इसमें से, एक इसमें से और एक इन दोनों में से, तो 3 सवाल पूरे हो गए। दूसरी स्कीम क्या है? 2 सवाल इसमें से, बाकी एक एक सवाल इनमें से, या 0 भी हो सकता है इधर। तीन से चार, कितने को कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? ये इतने ही है कॉम्बिनेशन। वो अब हम पिछली दफा का पेपर का जायजा लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसमें से क्या आया। समझ आ रही है आपको? आपको नहीं पता होगा टॉपिक, सब मैं बताऊंगा बेटा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक है। फिर आप इसको जायजा लेंगे कि पिछली दफा का पेपर आई कैप इस पैटर्न से कितना को हटा। बड़ा ही आसान पेपर था। जो बच्चों की एक राय थी
कि हमने जो क्लास में सवाल किए वो बहुत मुश्किल मुश्किल भी किए, लेकिन एक जो टॉपिक आने की उम्मीद थी वही आए, और हर टॉपिक में कोई एक आधा मसला होना नेचुरल है। ये जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इसको एफआर के साथ मैच नहीं करना। एफआर का मूड है पूरा सवाल समझ आता है, पूरा सवाल में वही बातें होती हैं जो क्लास में पहले पुराने सवालों में की हैं। हमारे पेपर की नेचर है 100 सवाल करने के बाद 101वें सवाल में कोई एक आधी नई बात होगी जो आपने क्लास में, और जो उसको चिपक के बैठ गया ना, जो एक नई बात है उसका सवाल गया, और जो नई बात को साइड पे करके यार जितना पुरानों से मिलते जुलते स्टेप्स हैं वो तो छापे ना, प्रोसीजर छापना है, ये अक्लमंदी है, जज्बाती नहीं होना। जो बच्चा प्रोसीजर छाप देगा, गलत छाप देगा, जहां फंस गया वहां फिगर लिख देगा, मैंने ज्यूम करके मैं जा रहा हूं आगे, नहीं निकल रही रकम ना निकले, छोड़ो, फिगर ज्यूम कर लें और आगे प्रोसीजर परफॉर्म करें। ठीक है, मैं एक बात बार बार बताता हूं, प्रोसीजर इज मोर इंपॉर्टेंट, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कोई एमसीक्यूज बेस्ड पेपर नहीं है कि आपका आंसर एग्जैक्ट आई कैप वाला आएगा तो ठीक है, नहीं तो सारा काटा, सारा नहीं काटा लगता। आई कैप देखते हैं काम करने के 5 स्टेप्स हैं, 5 में से तीसरा गलत है आपका, उसके गए नंबर, बाकी 5 4 स्टेप्स के चाहे रकमें गलत चल रही हैं, आई कैप आपको सही प्रोसीजर के नंबर देता है, सही फिगर के नंबर दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले क्या देखा जाता है? हाँ, अगर सही प्रोसीजर और सही रकमें हैं फिर पूरे नंबर, सही प्रोसीजर गलत रकमें हैं तो 70-80% नंबर, प्रोसीजर भी गलत है रकमें भी गलत है, 0 नंबर। मैं अपनी बात समझा पाया हूं? सही प्रोसीजर, सही फिगर्स, 100% मार्क्स। सारा प्रोसीजर गलत है, रकमें ठीक है, इसको फिर चीटिंग मानेगा। यार प्रोसीजर तो गलत जा रहा है, पता नहीं, वो बेचारा कैलकुलेटर पकड़ के टैली भी कर रहा है, नहीं होगा टैली। रॉन्ग प्रोसीजर बट राइट फिगर, वो भी चीटिंग मानता है, वो भी 0 है, समझ लो। तो एक्सट्रीम देख लो पहले, सही प्रोसीजर सही फिगर्स, रॉन्ग प्रोसीजर रॉन्ग फिगर्स। एक तरफ 0 है, एक तरफ 100 है, हमने कहां पे रहना है? हम ज्यादातर कहां पे रहते हैं मैं बता दूं, सही प्रोसीजर हमारे कंट्रोल में है, सही फिगर्स हमारे कंट्रोल में वहां नहीं होती पेपर में, इसीलिए यू मस्ट बी करेक्ट इन योर प्रोसीजर। एक काम को करने के अगर 5 स्टेप्स हैं तो 2 करके जुगाड़ू लगा के, शॉर्टकट लगा के उसको घुमा के या नहीं आ जाना, उसको समझ नहीं ना आएगी कि ये क्या किया आपने, वो सारा ही काट देगा, फिर सारा कटेगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर किसी को करने के 5 स्टेप्स है ना, टूटे हुए दिल के साथ, बुझे हुए दिल के साथ वो 5 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। हाँ, टाइम नहीं बचा वो गलत बात है, ठीक है, वो जितने हुए कर दिए, उसको भी नजर आ रहा होता है। टाइम प्रेशर्ड पेपर है हमारा, इसमें कई बच्चे ये गिला शिकवा करते हैं सर ही पेपर पूरा नहीं हुआ। इस दफा वैसे ये गिला नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये गिला शिकवा पाया जाता है, सारे बच्चे ये कहते हैं बड़ा ही लेंथी पेपर था, आज तक इतना लेंथी पेपर नहीं आया जितना मुझे आया, हालांकि होता लेंथी है दफा, और इतना मुश्किल पेपर आज तक नहीं आया। और मुश्किल एक आधा पॉइंट होता है हर सवाल में, एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट। अब पेपर में 8 सवाल आए, 8 में एक एक पॉइंट आ जाए तो वैसे ही मुश्किल लगेगा पेपर, होगा ये मसला होगा। आपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है, मैं बता दूं। और ठीक है, पता लग रही बात, समझ आ रही है? कई जज्बाती होते हैं। अच्छा जी, इधर एक सवाल इसमें से मस्ट आना है, एक इसमें से आना होता है, बाकी ऑन एंड ऑफ है। तो इस ग्रिड में से 2 से 3 सवाल आएंगे, 2 से 3, 2 तो मस्ट है, 2 से 3 सवाल आएंगे जी इसमें से। ये ना आने के बराबर आता है छठा सातवां, और ये 13वां भी कभी कभी आता है। तो 2 से 3 सवाल आएंगे इस ग्रिड में से। नंबर कितने हैं इसके ग्रिड के? 20 से 30 नंबर का पेपर। अच्छा जी, इधर कितने नंबर मैंने वहां से देखे हैं? हाँ जी, 35 से 45 नंबर। ये हमने अभी ये सारा एनालिसिस करना है पिछले पेपर का, पोस्टमार्टम करना है। आगे चलें, ग्रिड ए में कितने का था उसने? ग्रिड ए में से कितने नंबर का पेपर आएगा? अच्छा नहीं सॉरी, ओहो पहली ग्रिड में था, सॉरी,
35 से 45 इधर था, 30 से 40 मैंने गलत लिख दिया, 30 से 40 ये है, 35 से 45। हाँ जी, तो इस ग्रिड में से तकरीबन 2 से 3 सवाल आते हैं, लेकिन मस्ट कोई नहीं है, घुमा फिरा के आते हैं। सबसे ज्यादा आज तक का जो इंपॉर्टेंट एरिया रहा इनमें से इंपॉर्टेंट वो ये है, ये और ये। बाकी फिर ऑन एंड ऑफ, या अब ये आता है ऑन एंड ऑफ के एक अटेम्प्ट आया एक नहीं आया, एक अटेम्प्ट आया एक अटेम्प्ट नहीं आया। पहले ये बिल्कुल ही नहीं आता था, वो कहते थे IS2 पढ़ के तो आए हैं बच्चे, लेकिन वो वाकई नहीं पढ़ के आए। वो एक दफा उसने चेक किया, वहां बिल्कुल हालात पतले। अब उसने क्या किया, IS2 देना शुरू कर दिया कि ये वहां पे भी नहीं सही पढ़ते और इधर भी नहीं सही पढ़ते। तो अब वो आपको IS2 देता है, प्रॉपर IS2 है। इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, पढ़ा ये रूल। लेकिन ये रूल आपका किसके लिए होगा, रॉ मटेरियल के लिए नहीं, वर्क इन प्रोसेस के लिए नहीं, आपको आएगा फिनिश गुड्स के लिए। वहां आता है कि इदारा चीजें खरीद के बेचता है, तो वहां कॉस्ट खरीदने की लेते हैं। यहाँ इदारा बना के बेचता है, तो बनाने की कॉस्ट लोगे। फर्क है, कॉस्ट की डेफिनेशन फर्क है। IS2 जो है ना, जो इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ा आपने, वो खरीदने की कॉस्ट पड़ी थी, खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। अब हम बना के बेचते हैं, तो यहाँ कॉस्ट की डेफिनेशन वहां से फर्क है और वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना पड़ती है। ठीक है जी, तो इसमें से भी आपके आगे ये आगे आए, जरा पिछली अटेम्प्ट का पेपर निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, एक आधा पेपर। बाकी ये मैंने एनालिसिस करके रखे हुए सारे, रिवीजन में दूंगा, अभी जरूरत नहीं है। तो पास्ट पेपर एनालिसिस, पिछली अटेम्प्ट का, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस करने लगा हूं, ताकि हम ये देखें कि आई कैप ने क्या हरकत फरमाई है। पिछली अटेम्प्ट का पेपर निकालने लगा हूं। उम्मीद है पेपर आ चुका होगा आई कैप की वेबसाइट पे। आपको ये आई कैप की वेबसाइट नजर आ रही होगी। पहला रिसोर्स क्या पड़ा हुआ है, बुक्स। आपने आई कैप की बुक को यूज नहीं करना जब तक कि मैं चैप्टर मुकम्मल ना कर लूं। जब मैं चैप्टर मुकम्मल कर लूंगा, फिर सिर्फ आपने ये देखना है कि कोई टॉपिक सर ने छोड़ा तो नहीं, बस वो मेरे पास निकाल के ले आए। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, बोल सकता हूँ, जहन से निकल सकता है। वैसे तो मेरे नोट्स में है नहीं ऐसा, सारे टॉपिक कवर्ड है, लेकिन फिर भी किताब ऑडिट करने के लिए, चाहे पहला चैप्टर्स की जो लिस्ट होती है वही, सर जी ये वाला नहीं नजर आया कहीं पे नोट्स में। अच्छे होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो चीजें खामियां निकालते हैं, क्योंकि सबका ही फायदा हो जाता है। सर जी ये नहीं हुआ, ये कब करना है, ऐसा होता है कि या वो बाद में होना होगा, रिवीजन के वक्त होना होगा, या वो मैंने कहना है कि ये आपने करना है। ऐसे वैसे काम होते हैं, टॉपिक नहीं होते कि आपने करना है, क्योंकि होना नहीं आपसे, और आपने तो करना ही नहीं अगर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया तो बुक सिर्फ आपने किस मकसद के लिए यूज करनी है, ऑडिट के लिए। बाकी आपने नोट्स मेरे यूज करने हैं, जिसमें सारी बुक की एग्जांपल ये वो काफी हद तक आई कैप के सारे पास पेपर बुक में है, वो मेरे नोट्स में भी हैं, बल्कि मेरे नोट्स में ज्यादा है। मॉडल पेपर ठीक है, ये पहली दफा जब सिलेबस आता है तो आता है, नोट्स में मौजूद है क्वेश्चन, पास पेपर है, आंसर है। मार्किंग प्लान रिवीजन में इस्तेमाल करना है। क्या होता है ये मार्किंग प्लान, आपके लिए क्यों दिया हुआ ये। हाँ, मार्किंग प्लान रिवीजन में इस्तेमाल करते हैं। पास पेपर का प्रिंट निकाल के रख लेना है मार्किंग प्लान। जब आप एक क्वेश्चन कर लेना अटेम्प्ट और आपसे कोई गलती हो जाए, तो उस गलती के कितने नंबर कटेंगे वो ये मार्किंग प्लान से पता चलेगा। कभी भी नहीं कहना मेरा सारा सवाल गलत है, सारा नहीं होता गलत, कोई एक पॉइंट गलत होता है, और उसकी एक पॉइंट गलत होने की पेनल्टी यहाँ लिखी होती है। वो बार बार जब आप वो पेनल्टी देखेंगे ना, तो पेपर में बैठ के भी आपको ये अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि यार मैं जितना सवाल कर रहा हूं उससे मैंने पास हो जाना इस सवाल में कि नहीं। अगर एक सवाल में आप पास हो गए ना, सवाल बाय सवाल आप ये देखते जाएं कि मैं इसमें पास हो रहा हूं कि नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली आपने क्या हो जाना है, पास हो जाना है। क्यों, आप अंदाजा लगाते जा रहे हैं ना कि यार मैं इतना कर चुका हूं, और वो अंदाजा इसी से बिल्ड होता है। ये आपने अभी नहीं देखना, रिवीजन में देखिएगा।
जब आप घर में आखिरी महीने में देता हूँ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जो कुछ नोट्स कराने हैं उसमें बहुत सवाल है, 350-400 सवाल है। अब वो 350-400 सवाल रिवीजन करना पॉसिबल एक सब्जेक्ट थोड़ी होना है आपका। कोई है जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है? कोई नहीं है। तो बेटा जितने सब्जेक्ट ज्यादा हैं उतना यू हैव टू बी फोकस्ड। फिर मैं वो जो लिस्ट दूंगा ना, आपने वो क्वेश्चन करने हैं, करने के बाद मार्किंग प्लान उनमें से जिसका अवेलेबल है, करने के बाद देखना है कि मेरी जो गलती है उस गलती की मुझे क्या पेनल्टी पड़ेगी, उतने नंबर काट लो, बाकी सारे मिल जाएंगे आपको। प्रोसीजर के नंबर मिलने ही मिलने हैं। आंसर के नंबर, एग्जैक्ट आंसर के नंबर कहीं नहीं लिखे होते, प्रोसीजर के लिखे होते हैं आपने इसमें भी नंबर। ठीक है। उसके बाद कमेंट्स में क्या होता है, ज्यादातर बच्चों ने पेपर में सवाल को करते हुए गलती क्या की थी, और अगर वो गलती आपने भी की थी तो आप भी उनकी तरह एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने कुछ नहीं सीखा क्लासों से। और अगर आपकी गलती वो नहीं है, कोई यूनिक ही गलती है, तो फिर आप लापरवाही का शिकार है। ठीक है। आप किस चीज का शिकार है? लापरवाही, केयरलेसनेस का शिकार है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। तो ये रिसोर्सेज आपने यूज करने। इनमें से ज्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो रिवीजन के वक्त हैं। पास्ट पेपर मेरे नोट्स में है, सजेस्टेड आंसर भी मेरे नोट्स में है। ये आई कैप का आंसर होता है, मैंने आंसर अपने हिसाब से किए हुए हैं सारे आंसर, क्योंकि आई कैप के आंसर में कई दफा मसाइल पाए जाते हैं, एरर्स होती हैं। एक दफा कुछ ट्रीटमेंट किया था, अगली अटेम्प्ट में सेम पॉइंट आता है तो ट्रीटमेंट कुछ और है, और आप समझते हैं पता नहीं मैं गलत हूं। फिर आप लगाते हैं रट्टे, और वो रट्टे नहीं लगाने होते, देखना होता है कहीं वर्डिंग का डिफरेंस तो नहीं है। वो मैं बताऊंगा। जहां वर्डिंग का डिफरेंस नहीं है, सेम वर्डिंग बट डिफरेंट ट्रीटमेंट है, फिर वहां पर आई कैप के कहीं ना कहीं मसाइल पाए जाते हैं। फिर उन मसाइल को हल करने के लिए मैंने सोल्यूशन अपने हिसाब से सारे सीधे पदरे कर लिए हुए हैं। जहां जहां ये मसाइल हैं तो नोट्स में मेरे सोल्यूशन मिलेंगे, आई कैप के सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। आई कैप के सोल्यूशन देखने हैं तो आई कैप की वेबसाइट से। हो सकता है मेरा सोल्यूशन आई कैप के सोल्यूशन से 99% मैच कर रहा हो, 1% का या एक आधे पॉइंट का फर्क हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होगी, या एजम्पशन का भी डिफरेंस होता है कई दफा। फिर मैं कह देता हूँ आई कैप गलत नहीं है, ये आई कैप की एजम्पशन है, मेरी ये एजम्पशन है, मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि माजी में 4 सवाल आए थे तब ये ली गई थी। तो मैं अपनी पुरानी एजम्पशन से डेविएट नहीं करता, नहीं तो खप जाएंगे हम, तो पागल हो जाएंगे रट्टा लगा लगा के। कितने को याद करेंगे बातें, कितने को सवाल रट्टा लगाएंगे। ठीक है। ये सब्जेक्ट में मसला है, क्योंकि इसमें आजादी स्टैंडर्ड नहीं है ना कोई। जो पेपर बनाने वाला होता है वो टीचर नहीं होता, वो होता है प्रैक्टिशनर, और प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो थोड़े आजाद तबीयत होते हैं। वो कहते हैं मेरी मर्जी, मैं ऐसे ट्रीटमेंट करना चाह रहा हूँ। सोल्यूशन बनाने वाला भी प्रैक्टिशनर होता है, वो भी टीचर नहीं होता। हम टीचर को ना पेपर बनाने देते हैं, ना पेपर का सोल्यूशन बनाने देते हैं। हाँ, सब कुछ बना के हमें कहते हैं इसको बस देख लो एक दफा, चेंज भी नहीं होना, सिर्फ देख ले क्या ये सही बना है, कोई चीज सिलेबस से बाहर तो नहीं है, कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, बस ये बता दें। बाकी अगर आप कहें कोई क्वेश्चन निकाल दो, अच्छा वो भी पेपर होने के बाद हमें चेक कराया जाता है, पेपर होने से पहले हमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, यानी दे आर नॉट बिलीविंग अस। वो समझ रहे हैं ये बच्चों को बता देंगे पेपर, इसीलिए चलो ना बताएं कोई मसला नहीं, हम वैसे ही गेस कर लेते हैं कि पेपर में क्या आना है। परेशान नहीं होना आपने। आए जी लास्ट अटेम्प्ट का पेपर, कौन सी अटेम्प्ट थी? ऑटम 19 से पढ़े हुए पेपर, आपसे रेलेवेंट स्प्रिंग 22 से आपकी ये पुरानी कॉस्ट है। ये आपके पेपर हैं, ये इसमें कई ऐसे चैप्टर भी होंगे जो आपने नहीं पढ़ने हैं। ये स्प्रिंग 22 से ऑनवर्ड आपके रेलेवेंट है। कहां से? लेकिन कुछ क्वेश्चन पुराने भी रेलेवेंट है, इसलिए आई के आपने रखे हैं। मेरे पास 2001 से पेपर मौजूद है, 2001 से 25 साल बन जाएंगे अब, तकरीबन 50 पेपर। हाँ जी, स्प्रिंग 25 का पेपर जो है, अब आप जरा लिखते जाइएगा साथ साथ, ताकि बाद में ये जायजा लेना आसान हो। जी, ये जो पहला टॉपिक है रिक्वायरमेंट, आके देखते हैं। रिक्वायरमेंट से ही पता चल रहा है कौन सा टॉपिक है। ब्रेक इवन। अच्छा, पेपर में 2 सेक्शन होते हैं बेटे। पेपर में कितने सेक्शन होते हैं? फॉर्मेट ऑफ द पेपर भी साथ साथ पता चलता जाएगा। 3 घंटे लिखने का टाइम है, 15 मिनट रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में कैसे यूज करेंगी आप रीडिंग टाइम? वैसे ही कभी दिया है पहले मैनुअल पेपर? पहली अटेम्प्ट है।
आप बेटे कभी दिया है पहले पेपर? कैसे यूज करेंगी 15 मिनट का टाइम? इसमें नहीं होंगे एमसीक्यूज, धोखा। इसमें एमसीक्यूज नहीं है, नहीं तो पहले समय भी शुरू हो रहे होते। नो एमसीक्यूज, वो एफआर में होंगे। एमएफए एक सब्जेक्ट है क्या उसमें, इसमें नहीं है। एमसीक्यूज निकाल दो। अब बताएं 15 मिनट को आप कैसे यूज करेंगी बेटी? सोचो, कुछ तो बताओ बेटे, क्या करोगी 15 मिनट में? हाँ जी, आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगी, शाबाश, गुड। सबसे पहली चीज सारे सवालों की क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट पढ़ने से कई सवालों के टॉपिक्स पता चल जाते हैं। जैसे ये पहले सवाल में लिखा हुआ है ब्रेक इवन। पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है? तो मैंने अभी बताया था ब्रेक इवन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 14 में से आया हुआ है, चैप्टर 14। ठीक है, मैं वहां जाके लिखता रहता हूं जरा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी, ये एनालिसिस करने लगे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 14 में से आया है। और कितने नंबरों का आया है? 9 मार्क्स का। ठीक है, जो सेक्शन ए होता है ना उसमें कोई सवाल 10 नंबर से ऊपर का नहीं होना, छोटे नंबरों के सवाल। और ये सीवीपी आई आजकल, या ब्रेक इवन वाला आई छोटे नंबरों के लिए रहा है। स्प्रिंग 22 से पीछे वाली पेपरों में था ये 18-18, 20-20 नंबरों का। अब ये आता ही नहीं 10 से ऊपर का। स्प्रिंग 22 के बाद ये जब भी आया ना बेटे, तो ये सेक्शन ए में आया है। ठीक है, नंबरों से ही पता चल जाएगा जो 10 से ऊपर वाले नंबरों का है वो कौन से सेक्शन का होगा, सेक्शन बी का। पहला सवाल पता लग गया कौन से चैप्टर का है? 14। ब्रेक इवन आ गया ना रिक्वायरमेंट में, तो पहले 15 मिनट में आप क्या पढ़ेंगी? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पढ़ के टॉपिक का हर बच्चे को अपना पता होता है, मेरा ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा है, मेरा ये टॉपिक थोड़ा नॉर्मल है, ये बहुत ही माड़ा है। जो टॉपिक सबसे अच्छा है ना वही बचपन का असूल, उसका सवाल। अच्छा, कुछ जो अच्छे टॉपिक होते हैं उनमें भी फर्दर 2 तरह के टॉपिक होते हैं, डेटा उठा के छापना है बस। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तरतीब नहीं पता होती, उसी वक्त बैठ के सोचना होता है। टॉपिक अच्छा है आपका, लेकिन उसमें सोचने का अमल ज्यादा होता है कि यार कैसे फॉर्मेट बनाऊं, कैसे इसका ढांचा बनाऊं कि मेरा टाइम जाया ना हो। तो पहले वो करना होता है जिसमें डेटा उठा के क्या करना है, छापना है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। पहला 1 घंटा कॉन्फिडेंस, बल्कि पहला आधा घंटा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट और वो आगे आधा घंटा, 15-20 मिनट आगे और डाल लें। पहला आधा घंटा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो या कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर हो। अगर आपने डिस्ट्रॉइंग टॉपिक या क्वेश्चन पकड़ लिया तो पेपर में दोबारा रिकवर होना बहुत चैलेंजिंग है। करते हैं लोग रिकवरी, पेपर छोड़ के को 5 मिनट बैठ गए, सांस ले लिया, दोबारा से एनर्जी इकट्ठी की, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया, होता है। लेकिन वो नॉर्मली पेपर वापस आना, ऐसे केस में गलत सवाल की सिलेक्शन पहले 1 घंटे में गले पड़ जाती है कई दफा। ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। पहला रिक्वायरमेंट पढ़नी है, क्या पढ़नी है? टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, सारी पढ़नी है, ताकि पता चले जो टॉपिक नहीं आया हुआ तो छोड़ो। अच्छा, कई दफा रिक्वायरमेंट पढ़ के नहीं पता चलता तो पहला पैराग्राफ पढ़ लो, सवाल की एक ओवरऑल ढांचे से, शक्ल से अंदाजा लगा लो। इतने को सवाल आप कर चुके होते हैं कि सवाल की शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है। अभी नहीं होगा, आखिरी महीने में आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा टेस्ट देने के बाद भी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, जो टॉपिक सबसे अच्छा है और जिसमें डाटा छापना होता है वो टॉपिक का सवाल पूरा पढ़ना है। और बेहतर है वो सेक्शन बी का ना हो, वो किस सेक्शन का हो? सेक्शन ए का हो। उस पर अटैक करना है जिसमें डाटा छापना होता है। वो डाटा, वो फिर आपने उस सवाल को पढ़ना है और उसको करना है जब वो लिखने को कहे। सारा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा पेपर पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे भी नहीं पढ़ा जाएगा। समझ आ रही है? और अगर पढ़ भी लूंगा तो यहाँ पे डेटा रिटेन नहीं हो पाएगा। तो जिसको आपने अटेम्प्ट करना है बेटा उसको ही पढ़ेगा ध्यान से, और उसको, हाँ, 15 मिनट में उसको अच्छी तरह पढ़ के फिर जैसे ही वो क्या ठक छापना है, फिर आपने रुकना नहीं। मतलब पहले जब वो, क्योंकि साथ साथ लिखने की इजाजत नहीं होती रीडिंग प्लानिंग टाइम में। रीडिंग प्लानिंग टाइम में आप पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पे लिख नहीं सकते कुछ भी पेंसिल से, आंसर शीट पे कुछ नहीं लिख सकते 15 मिनट में। लेकिन जैसे ही वो लिखने का कहता है
तो फिर आप अपनी कॉपी पे वो जो आंसर शीट है उस पर लिखें, लेकिन वो पेंसिल से फिर भी नहीं लिखना, लेड पेंसिल नहीं लिखनी, पेन से ही करना है जो भी करना है। रफ वर्क भी करना है तो अपनी आंसर शीट की बैक साइड पे एक हेडिंग देके कर लें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे सिवाय अंडरलाइन, हाईलाइट या नंबरिंग के और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलें अगला आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने आपसे कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग है। देखने में FIFO वेटेड एवरेज ये आपको वो लगेगा इन्वेंट्री का, नहीं ये इसमें ना थोड़ा सा प्रोसेस का जिक्र है, डिपार्टमेंट का जिक्र है, वर्क इन प्रोसेस का जिक्र है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का है, किसका है? प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर 8 और 9 में से है। चैप्टर 8 ही कर लें, 9 नहीं है, 8 है। एक दफा 8 में से आता है, एक दफा 9 में से। कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है? 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। चलें ऑनलाइन वालों को पेपर ही नजर आ रहा है, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेता हूं कि वो जहां मैं स्विच करूं वो नजर आए। चलें, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में? एक्टिविटी बेस्ड है, ये भी ओवरहेड्स का ही चैप्टर होता है, उसी की एक्सटेंशन है। मैंने कहा ना टॉपिक ये एक ही है। आई कैप ने बस चैप्टर बनाए हुए हैं 9 मार्क्स का, तो लिखे जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, चैप्टर नंबर कौन सा है यहाँ पे? 3 और 4। ये 3 और 4 में या होता है, एक में से आना है, तो ये चैप्टर 4 में से है। और कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स। आगे चले, नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन 4, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ये इन्वेंट्री का टॉपिक है, इसमें है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यही सबसे फेमस है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये चैप्टर 2 आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 2, कितने मार्क्स का है? 7 नंबर। ये भी सेक्शन ए में ही आता है। पिछले जितनी 5-6 टर्म के पेपर देखोगे ना, जो सेक्शन ए में इस दफा आया है वही माजी में भी, यानी आई कैप ने ट्रेंड चेंज नहीं किया इस दफा, पुराने पैटर्न पे ही चल रहा है। 4 सवाल हो गए सेक्शन ए के। आगे 5वां सवाल, ये भी इन्वेंट्री के चैप्टर का ही है। मैंने कहा था 2 सवाल आते हैं, आजकल 2 आ रहे हैं, ये मैंने कहीं लिखा था ऊपर। 2 सवाल आते हैं ज्यादातर इन्वेंट्री में से, 2 आते हैं। दूसरा भी इसी चैप्टर में से है, चैप्टर 2 में से 2 ही आ रहे हैं। और इसमें टॉपिक है ही 2 इंपॉर्टेंट, 9 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जी। हाँ जी, ये आपका इसमें से है, अकाउंटिंग फॉर लेबर, वर्कर का जिक्र है, लेकिन लेबर की डिसीजन मेकिंग चैप्टर 5 में से है। चैप्टर 5 में से है लेबर की डिसीजन मेकिंग, और कितने नंबर का है? 8 मार्क्स का। जी, ठीक है। आगे चले, अगला पेपर, ओ सॉरी, अगला क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन बी शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पूरे पेज का है, 15 नंबर का जी। ये चैप्टर नंबर 16 में से है, डिसीजन मेकिंग, कॉन्टिन्यू और शट डाउन। ये आने की उम्मीद थी, वही आया टॉपिक, पहले ही पता था कि इस दफा ये आना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, और ये हमारा किस चैप्टर में से है? चैप्टर 16 में से, ये जो है डिसीजन मेकिंग।
15 या 16 में से मैंने कहा था एक सवाल आता है। आगे चले, नेक्स्ट चैप्टर 8, ये IS2 का सवाल है और बीच में एंट्रीज भी मांगी हुई हैं। इन्वेंट्री का सवाल है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सुना है ना लफ्ज कभी? परपेचुअल पीरियोडिक, नाम से ही पता चला है। वैसे भी ये देखें, क्वांटिटी दी है, रेट्स दी हैं, ये टेबल की शक्ल भी देख के कई लोगों को फाइफो ऐप को वेटेड एवरेज का भी जिक्र होगा शायद। कौन सा मेथड कंपनी यूज करती है? हाँ, तो 8वां सवाल जो है ये इन्वेंट्री के चैप्टर में से है, चैप्टर 1। कितने मार्क्स का है? सवाल की शक्ल देख के पता लग जाता है, बड़े बड़ा सवाल है। ओए हो, तो 18 नंबर। तो ये रूटीन से हट के दिया उसने, वैसे बहुत बड़ा सवाल है। ये इतना लेंथी नहीं आता था, कभी नहीं आया आज तक इतना लेंथी। ये उसने थोड़ा ना ऑड किया है, अवाम को थोड़ा तंग किया है। इतना हक है उसका, ठीक है, पता था ये टॉपिक आना है, लेकिन इतने मार्क्स का आना है ये मैंने भी नहीं फोर्स ही किया था। बस यही एक चीज है, बाकी तो और कोई नहीं सवाल में, कोई पेपर में। ये वेरिएंस का चैप्टर सवाल नंबर 9, 9 ही सवाल होते हैं, 9 10 9 10। कॉस्ट में 9 सवाल ही होते हैं मोस्टली। तो ये कौन सा चैप्टर है? वेरिएंस का यहाँ पे था चैप्टर नंबर 11 12। चैप्टर नंबर 11 12, 11 एंड 12 इकट्ठा ही एक ही चैप्टर है ये। तो ये कितने नंबर का आया है? 6 3 9 3 12 5 17। लेकिन ये आसान सवाल था। कई बच्चों ने ये दूसरे नंबर पे किया था, कईयों ने तीसरे नंबर पे किया था। मैं वैसे सजेस्ट करता हूं कि सेक्शन ए के सवाल पहले एक दूसरे नंबर पे करें, और वो करें जिनमें डेटा छापना है। अब वो कौन से सवाल होते हैं जिनमें डेटा छापना है, मैं अभी बता देता हूं आपको, जिनके लिए बहुत ज्यादा अकल इस्तेमाल नहीं होती। एक तो ये वाला सवाल जो है, ये 2, इसमें डेटा छापना होता है, प्रोसेस का डेटा छापने वाला क्वेश्चन होता है। दिए हुए डेटे को टेबल में छापना है। होता तो इसमें भी है, लेकिन बच्चों को फियर बड़ा होता है ब्रेक इवन वाले सवाल का, कई दफा इसमें बहुत घुमा फिरा देता है, इसीलिए मैं नहीं कहता पहले करें। इसका एक इंप्रेशन ही गलत बना हुआ है। हाँ, ये भी डेटा छापने वाला सवाल होता है। तीसरा, एक्टिविटी बेस्ड, एक फॉर्मेट है उसके अंदर रकमें फिल करी जाओ। ईओ क्यू बी, कॉपी पेस्ट, ये वाला नहीं। ये जो 5वां होता है ये नहीं, ये तंग करने वाला होता है। ये लोगों का एक इंप्रेशन पाया जाता है कि इसको ध्यान से करना है, ये आसान नहीं होता। ये कई दफा घुमा देता है बहुत ज्यादा। और सबसे कम पासिंग रेशियो इसी सवाल का होता है। माजी में भी जब भी आया लोगों को समझ नहीं आया कैसे करना था। छठा सवाल सोच के करने वाला है, बिल्कुल नया डाटा है। मैंने भी पढ़ने से पहले देखो सोचा कौन से टॉपिक में से है, सवाल का एक जायजा लिया था। ये क्योंकि ये खास एक पेट सवाल नहीं है, रट्टे वाला नहीं है, मतलब इसको उसी वक्त बैठ के प्लान करना है यही कि आप वर्कर को ना कोई बोनस शोनस देना चाह रहे होंगे अच्छा काम करने पर, बोनस को इंसेंटिव भी कहते हैं, यहाँ जिक्र होगा कहीं, इंसेंटिव प्लान। तो ये मेन टॉपिक तो पकड़ा गया, लेकिन इसका ढांचा, इसका टेबल कैसे बनेगा ये नहीं फिक्स। ये उधर ही बैठ के डेटा के मुताबिक सोचना होता है, कितने कॉलम बनाऊंगा, कौन से पैरा का डेटा कहाँ यूज होगा, ये सोचना उधर ही करना है। आगे चलें, 7वां सवाल, ये भी टेक्निकल है, डिसीजन मेकिंग है, छापने वाला नहीं है। 8वां नॉर्मली छापा जा सकता है, तीसरे चौथे नंबर पे। 9वां छापा ही होता है, मतलब वेरिएंस वाला सवाल। अगर मैं कॉपी पेस्ट वाले सवाल कहूँ ना, जो मुझे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे करने चाहिए थे, अगर मैं पेपर में बैठता तो मैंने सबसे पहले कौन सा सवाल करना था? मैंने सवाल नंबर 3 करना था, ये एबीसी वाला छापा होता है। फिर उसके बाद एक ये दूसरे नंबर पे ये करना था 2। तीसरे नंबर पे फिर मैंने कॉपी पेस्ट करने वाला जो सवाल था वो ईओ क्यू का। चौथे नंबर पर सीवीपी का पहला सवाल जो था। 5वें नंबर पे मैं आता तो इससे मैं भी जरा अवॉइड ही करता पहले, कि पहले बाकी 5वें नंबर पे मैंने वो लंबा, वो जो वेरिएंस का सवाल है 17 नंबर, वो करता। फिर उसके बाद मैं कहता भाई अब तकरीबन पेपर को सिक्योर कर चुका हूँ, फिर मैं बड़े और हैवी सवाल जिनमें सोच के करने वाला काम है, फिर मैं उनको पकड़ता। लेकिन वो भी पकड़ के चिपक के नहीं बैठ जाना एक सवाल को, जितने उसके नंबर होते हैं ना। जैसे ये सवाल कितने नंबर का है? 11 और 7, 18 नंबर का है। 18 ही लिखे थे मैंने, हाँ।
18 को इंटू करना है 1.8, करो जरा। 18 नंबर इंटू 1.8, इससे इसका अलाउड टाइम निकल आता है 1.8 मिनट। 18 मार्क्स इंटू 32 पॉइंट, तकरीबन 32 मिनट है आपके पास। अब आपने 32 मिनट तक इसके साथ फाइट करनी है, जो मर्जी करो। जैसे ही 32 मिनट पूरे हों तो आप उससे कहें अल्लाह हाफिज भाईजान, सवाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जितना खेलना था खेल लिया। तो 32 मिनट में कुछ शक्ल बन जाएगी आपके सवाल की। पूरा नहीं भी होता छोड़े, आधे से ज्यादा सवाल करना आपके ऊपर फर्ज आइन है। आधे से ज्यादा फॉर्मेट छापना, स्टेप्स छापना, ठीक है। स्टेप्स गलत हो रहे, मतलब फिगर्स गलत हो रही हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोसीजर हाफ से ज्यादा आपने क्या किया हो, छाप लिया हो, टेबल के अंदर रकमे को पेट शेट फिल कर दिया हो, कुछ रकमें अधूरी रह गई हैं, छोड़ के अगले सवाल पे चले जाओ, दोबारा उसको जहन में नहीं लाना। हाँ, हो सकता है कहीं से किसी सवाल से टाइम बच जाए, फिर आप आना चाहो तो आ जाना, अदरवाइज मैं तो वापस आने को कहता ही नहीं किसी सवाल पे। नहीं, दो कश्तियों का सवार नहीं बनना। अगला सवाल कर रहे हो, उसमें करते हुए एक बात याद आ गई, फटाफट इधर कूद पड़े, फिर इधर से उस सवाल पे वापस कूद पड़े, ये बहुत गलत तरीका होता है। कई बच्चे एट अ टाइम दो सवालों को लेके चल रहे होते हैं। प्रेजेंटली सवाल नंबर 5 कर रहे हैं, दिमाग में पिछले की भी चीजें आ रही हैं, तो साथ साथ उसको भी फिलिंग करी जा रहे हैं। तो फिजिकली आप कहीं और हैं, मेंटली कहीं और हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा वहां। हाजिर दिमाग ही चाहिए पेपर में, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये माजी में बच्चों की गलतियां हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, और मैं बता रहा हूँ, नाम शाम नहीं बताता होता। अब आ जाए जी, पूरे पेपर का पोस्टमार्टम हो गया, जरा टोटल तो करें। कितने नंबर का आया सेक्शन ए में से, सेक्शन बी में से और सेक्शन सी में से, लास्ट अटेम्प्ट का जरा करें टोटल। 9 और 9 18, 18 और 18 36, 36 और 8, ओए हो, आई क्या अपनी 45 पे नहीं गया। ये 18 देके ना उसने इस दफा अपर साइड को टच किया है, नहीं तो नॉर्मली पिछले पेपर्स को देखें तो मैं आपको कह चुका हूँ लोअर साइड पे होता है, लिमिट से बाहर नहीं गया। जो उसने आई कैप ने सिलेबस में बताया था ना, कितने नंबर का पेपर आएगा, सिलेबस में क्या कहा हुआ था, 35 से 45 का। अच्छा, सवाल कितने आएंगे, मैंने क्या बताया था, कितने सवाल आते हैं इसमें से, मैंने कहा था 2 से 3 सवाल। 2 से 3 सवाल, यहाँ कितने आए हैं, 1 2 4 आए हैं। चलें, तो इसका मतलब अब हमें ये कहना पड़ेगा 3 से 4 सवाल, फिर इसको कर लें। 2 से 3 की बजाय अब आई कैप ने थोड़ा जो ट्रेंड सेट किया है उसके मुताबिक 3 से 4 सवाल कह दे। हमने गलत लिख दिया है। हाँ, चैप्टर 14, अच्छा अच्छा, हाँ मैंने गलत किया, सॉरी। इसका मतलब है फिर मैं सही था पहले, मैं चल सही रहा था, मैंने गलत किया यहाँ पे, सॉरी। चैप्टर 14 कितने मार्क्स हैं, 9 मार्क्स। हाँ, वो मैंने ग्रेड सी में लिखना था, ए में लिख दिया गलती से, सॉरी। तो ये तो टोटल फिर कम हो जाएगा, 35। आई कैप शेर है, उधर ही आ गया वापस, अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ऐसे ही होता है। 34 35 36 इसके राउंड अबाउट अपर साइड में नहीं जाता। जो मैं कह रहा था वो मैं खुद हैरान, यार इस दफा इतनी छलांग मार दी इसने। वो 35 पे भी इसकी वजह से गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कितने सवाल हैं, 3। तो 2 से 3 कर लें, 2 से 3 सवाल। सवालों पे तो डिबेट हो सकती है। 2 से 3, आगे चलें जी। आ जाए, सवालों की तादाद पे डिबेट हो सकती है, हैं? अच्छा जी, आगे चलें जी। मार्क्स कितने बनते हैं इसके, 25। तो एज पर सिलेबस 20 से 30, वही दरमियान में, ठीक है। आई कैप ने पेपर को डिस्टर्ब नहीं किया। और इधर, हाँ जी, 2 सवाल, 2 से 3 मैंने कहा था, 2 सवाल तो आने ही आने, ठीक है। इधर फिर भी मैं कह सकता हूँ, अभी भी कह सकता हूँ 3 से 4, क्योंकि ये अगर 18 का ना दे आई कैप, ये वाला 18, तो ये 9 9 के 2 सवाल भी बना सकता है। समझ आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे मैं अभी बार बार आपको कह रहा हूँ, ये 3 से 4 वाला भी फिट हो सकता है स्कीम, लेकिन ज्यादा 2 से 3 वाली क्या। अच्छा जी, आगे चलें। ये कितने मार्क्स हैं बेटे, 40।
तो आई कैप की उसके मुताबिक, गाइडलाइन के मुताबिक कितने होने चाहिए यहाँ पे, 30 से 40। यहाँ अपर साइड पे ही होता है, डिसीजन मेकिंग में अपर साइड पे ही होगा आई कैप, क्योंकि ये सेक्शन बी के बड़े बड़े सवाल हैं ये, देखे ना। लेकिन ये 3 से 4 सवाल ग्रेड सी में से, हमने कहा था कितने सवाल आते हैं, 3 से 4 सवाल। जो बातें मैं बता रहा हूं, ये पेपर पहली दफा देखने लगा हूं मैं आपके सामने इस तरह। मैंने बच्चों ने जब शेयर किया था तब तो मैंने देखा था, लेकिन मैंने देखा था कौन कौन सा टॉपिक आया मेरा, मैंने जो गैस किया था, मेरा गैस कितने फीसद सही है, मैंने सिर्फ ये देखा था। अभी तक मैंने पेपर का सवाल नहीं हल किया, ये मैं रिवील में हल करता होता हूँ। हमने इसको आज बंद कर देना है, इस पेपर को आपने सॉल्व नहीं करना। ये कब सॉल्व करते होते हैं, रिवीजन क्लास में, मैं और आप इकट्ठे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका पोस्टमार्टम हमने इस तरह का करना था ताकि हमें पता चल जाए आई कैप कहाँ। सिर्फ एक एबनॉर्मेलिटी मुझे लग रही है, और वो क्या है कि उसने इन्वेंट्री का टॉपिक जो है वो देना तो था, लेकिन इतने मार्क्स का देना था, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरी उम्मीद से ज्यादा नंबरों का सवाल दे दिया है। यहाँ बस आई कैप ने एक थोड़ी सी 2 नंबरी किया, बाकी नहीं। तो आप देख रहे हैं इस पेपर को, इसी तरह 3 4 पिछले पेपर पकड़ के अभी तो आप नहीं ये कर पाएंगे, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स की पहचान नहीं है। लेकिन मैंने ये एनालिसिस करके रखा हुआ है, और इस एनालिसिस को करने की वजह से हमें पता चलता है कि आई कैप अपने पैटर्न से हटता नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि जी पेपर का फॉर्मेट बताओ, अब आप कहेंगे यार फॉर्मेट बताना कौन सा काम है सर जी, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। अच्छा जी, पेपर में कितने सेक्शन है, सेक्शन ए है, और सेक्शन सेक्शन ए में अप टू का मतलब होता है 10 या उससे कम नंबरों के सवाल आने हैं, और सेक्शन बी में 10 से ऊपर के ही आने हैं। कितनी चॉइस है, चॉइस कहीं लिखी हुई है, चेक करें जरा पेपर में, कहाँ लिखी है चॉइस, लिखी है कोई चॉइस कितने करने हैं। हाँ जी, मेरा नहीं ख्याल कोई चॉइस हो, बल्कि ख्याल क्या है, यकीन है, नो चॉइस। वैसे भी कंपलसरी है सारे क्वेश्चन। आंसर द ऑल 9 क्वेश्चन, ऐसे ही लिख के धोखा दिया है, तो वैसे ही कह दो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। हाँ जी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अच्छा जी, एक बात बच्चे जो बार बार पूछते हैं, अच्छा, नो एमसीक्यूज। अच्छा सर जी, क्या इसमें थ्योरी आती है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल? ये जायजा हमने नहीं लिया। मेरा ख्याल है इस दफा थ्योरेटिकल था ही कुछ नहीं शायद, लेकिन फिर भी एक दफा मैं निगाह दौड़ा लूं। मैंने इस एंगल से नहीं पेपर को देखा। आप जितनी दफा पेपर देखेंगे एक नए एंगल से देखेंगे हम पेपर। आप देखने लगा हूं क्या पेपर में थ्योरी आई है कोई, आ जाती होती है, 10 नंबर से नीचे नीचे ही आनी है जब भी आनी है थ्योरी। अव्वल तो वो आई क्या देता नहीं, 9 नंबर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इस दफा लगता है सारा ही पेपर न्यूमेरिकल फिट किया है, न्यूमेरिकल। लो जी, 1 नंबर की थ्योरी नहीं आई, 100% न्यूमेरिकल आया है। माजी में आया हुआ है कई दफा, थ्योरी आई हुई है साथ, लेकिन वो थ्योरी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। जो ड्यूरिंग लेक्चर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड होती है। रट्टे वाली थ्योरी नहीं आती कॉस्ट में, अगर आए कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आती है। समझ आ रही है, रट्टे वाली थ्योरी नहीं आनी। तो हमारे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल की डोमिनेंस है, थ्योरेटिकल पोर्शन की डोमिनेंस नहीं है। ये ना हो कि आई कैप की किताब पढ़ के और थ्योरी पढ़ पढ़ के रट्टे लगाते रहे, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या चीज याद करनी है, क्रैमिंग किस चीज की करनी है, अगर मैं कहूं किस चीज की क्रैमिंग करनी है? हाँ जी, स्टेप्स की, प्रोसीजर की, स्टेप्स की, फॉर्मूलाज की, एजम्पशंस जो मैं बताऊंगा, जो आई कैप ने अपनी किताब में नहीं लिखी हुई, पेपर में आती हैं। एजम्पशंस में लिखवाऊंगा कुछ, कि अगर एग्जामिनर साइलेंट हो तो ये ज्यूम करना है। ये एजम्पशंस रट्टा लगानी है आपने, टॉपिक वाइज होंगी। स्टेप्स, फॉर्मूले, एजम्पशन, इन्हीं स्टेप्स को आप वो भी कह सकते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर का रट्टा लगाना है।
फॉर्मूलाज का रट्टा लगाना है जहां पे होंगे, और एजम्पशंस का रट्टा लगाना है, और किस चीज को रट्टा लगाना है या कॉपी करना है। जिस स्टाइल से मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपने रीडिंग स्टाइल को कॉपी करना है। रीडिंग स्टाइल क्या होता है? पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर ऊपर से बॉडी पढ़ते हैं, और बॉडी में जब पढ़ते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो जरूर देखी जाती हैं। मसलन क्वेश्चन पढ़ते हुए, बॉडी पढ़ते हुए, रिक्वायरमेंट पढ़ने से क्या पता चलता है? टॉपिक। बॉडी में क्या क्या चीजें देखनी है? इदारे की नेचर क्या है, ट्रेडिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ट्रेडिंग है या लाजमी इदारे की प्रोडक्ट्स देखनी है, एक प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद इदारे का पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, या वो पीरियड देखना है जिसके लिए आपने सवाल हल करना है। एनुअल का है, ईयरली का है, मंथली का है, डाटा फॉर द ईयर का हुआ है रिक्वायरमेंट में, और ऊपर डाटा सारा फॉर द ईयर दिया है, सवाल सिंपल है। सारा डाटा मंथली दिया है, सिंपल है, सारे डाटा को इंटू 12 कर लेंगे। लेकिन अगर खिचड़ी डाटा दिया हुआ है, कहीं कोई चीज पर मंथ है, कोई पर एनम है, कोई पर क्वार्टर है, कोई पर वीक है, इस तरह के मसाइल हैं, तो आपने सारे डाटे को एक टाइम पीरियड पे लाना होता है, और वो टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट से पता चलता है। समझ आ रही है? तो ये आपने टाइम पीरियड जरूर नोट करना होता है रीडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा रीडिंग में क्या है, जहां कहीं पे कोई परसेंटेजेस या कोई रिलेशनशिप्स बताए हुए हैं कि ये चीज इसका इतने परसेंट है और ये चीज इसका इतने परसेंट है, ये इस तरह के जो रिलेशनशिप्स बताए होते हैं, इनको हाईलाइट कर लेना होता है। वो कई दफा कहता है स्किल्ड लेबर की जो तनख्वाह है उसका 2/3 करें तो अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह आती है। अनस्किल्ड लेबर की जो तनख्वाह आती है, उनको अगर ट्रेनिंग दे दी जाए तो उनकी जो तनख्वाह बनती है उसमें 20% कमी आती है। अब वो लिंक बना दिया ना, स्किल्ड लेबर की तनख्वाह से अनस्किल्ड की आएगी, फिर अनस्किल्ड की तनख्वाह में ट्रेनिंग का इफेक्ट डालोगे तो उसको कम ज्यादा करोगे। अब ये रिलेशन एक चेन बन रही है ना, ये चेन बड़ी दफा मिलेगी हमें कॉस्ट में, और ये कॉस्ट नहीं है, ये एक्चुअली वो है, मैथ है। तो हमारे सब्जेक्ट में मैथ की क्यूएम की डोमिनेंस है। जिस बच्चे का क्यूएम कमजोर था उसको मेरे साथ ध्यान से उंगली पकड़ के चलना है, और जिसका क्यूएम ठीक था वो मेरे पे ना रहे, वो मुझसे आगे आगे सवाल कर ही जाए, ठीक है, कर सकता है, जब टॉपिक पढ़ा दूंगा, मतलब वो खुद करे, क्लास में भी बैठे हुए मेरा मोहताज नहीं है, वो खुद करे। जो गलती हुई पकड़ ली ठीक है, अदरवाइज वो बच्चा फिर तेज दौड़ेगा, ये बात जेन में रखिएगा। लेकिन कई टॉपिक्स हैं जिनमें सारे तेज नहीं दौड़ सकते, सारे मेरे साथ ही होंगे, सर जी शुरू कराओ, तो बताएं सर कैसे शुरू करना है, 2-3 सवाल करवाएं तो समझ आएगी कैसे शुरू करना है। कॉस्ट में ये गिला शिकवा बहुत होता है बाज बच्चों का, कैसे सवाल शुरू करें सर ये समझ नहीं आ रही। तो टॉपिक वाइज आपने अगर उसके स्टेप्स और प्रोसीजर जेन में रखा हुआ है, तो मैं जिस तरह शुरू करता हूं, मैं हर दफा सवाल एक ही तरीके से शुरू करता हूं, फिर वो आपका प्रोसीजर क्या हो जाता है, याद हो जाता है कि सबसे पहली चीज क्वेश्चन में से ये उठानी है, ठीक है। चले, अब आपने कोई सवाल पूछना हो, अगर आप पेपर को पहली अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है? पहली अटेम्प्ट में पेपर पास करना है तो आपको कौन सी चीजों को जहन में रखना है? सबसे पहले डिसिप्लिन, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाएं। सारे पेपर पहली पहली अटेम्प्ट में निकलते जाएंगे। जो आखिरी महीने के शेयर होते हैं वो कॉस्ट में आके बटेर हो जाते हैं। आखिरी महीने के शेयर मतलब आखिरी महीने में 18-18 घंटे पढ़ने वाले, सारा सेशन यशी पार्क में बैठते हैं सामने, ठीक है, लेकिन आखिरी महीने 18-18 घंटे यहाँ लाइब्रेरी में ही पाए जाते हैं। ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? सर जी हम पढ़ रहे हैं, ਤੁਸੀਂ सारा सेशन ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ पढ़ते नहीं, ਵੇਖੋ ਹੁਣ पढ़ने पे हैं। तो चांस पे है, पास भी कर जाते हैं वो लोग और वो बेचारे रह भी जाते हैं उनमें से कुछ, तो फिर जो रह जाते हैं वो फिर मुझे नजर नहीं आते, छुपते फिरते हैं मुझसे, ठीक है।
कि यार सर ने, मैं कहना है कि तुमने नहीं ना पढ़ते थे, देखो तुमने पढ़ा नहीं था ना, मैंने तुम्हें सेशन में कहा था यार पढ़ ले, तेरी मेहरबानी, मैंने तरला भी किया था तुम्हारा। वो खुद शर्मिंदगी से नहीं आते, मैं कुछ नहीं कहता, वो शर्मिंदगी से नहीं सामने आ रहे होते कि यार सर जी सर नु की मुंह खावांगे, असि ते यशी लुटी सेशन। और कई लोग हैं जो सीरियस है, पढ़ रहे हैं रेगुलर, तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएं। दूसरे नंबर पर फुल सिलेबस कवरेज। मैं खुद बता रहा हूँ डंडियां कहाँ मारनी है यार, कहाँ से टाइम बचाना है, क्या है, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना तो कर लो ना। और मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसमें से भी कई बच्चे कहते हैं सर इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दें। तो मेरे दिल में आ रहा होता है ये बच्चा मेरे सामने आया, उसको व्हाट्सएप पे होता है ना, सामने आए तो एक आधा सोनी गिफ्ट कर दे इन्हू। है क्यों यार, इसमें से भी 400 सवालों में से 100 निकाल दी हैं, अब उस 100 में से भी सिलेक्शन कर रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। फुल सिलेबस की कवरेज, उसके बाद टाइम प्रेशर्ड प्रैक्टिस। पूरा सवाल नहीं होना, उसी का सवाल पूरा होना है टेस्ट में भी हमारे यहाँ। जो घर में घड़ी रख के स्टॉप वॉच होती है वो रख के करे, 18 मिनट में करे सवाल, अगर 10 नंबर का है, 10 नंबर का सवाल कितने मिनट में करें। शुरू में नहीं होगा, स्ट्रेस आएगी, लेकिन ये स्ट्रेस लेंगे तो 18 की बजाय 19 में, 20 में, 22 में होगा। फिर आधे से ज्यादा हो जाए 18 मिनट में तो बस ठीक है। हमने आधे से ज्यादा करना है 18 मिनट में, तो टाइम प्रेशर्ड प्रैक्टिस। और चौथी टिप क्या है, केयरफुल ध्यान से सवाल पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मसला कहां पे आता है, आंखें सबकी हैं, इस्तेमाल भी सब कर रहे होते हैं। मसला ये आता है कि मैंने कहा होता है अगर एग्जामिनर साइलेंट हो तो ये अजम्पशन ले लेना, और आप अजम्पशन लेने के ऊपर तुले होते हैं, फटाफट ढकढक लें अजम्पशन, हालांकि सवाल में उसने लिखा होता है कि ये अजम्पशन नहीं लेनी, ये ट्रीटमेंट करो। अगर आपकी अजम्पशन क्वेश्चन में दिए हुए फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो इसका मतलब है आपने सवाल ध्यान से। तो फिर जब आप सवाल करेंगे आप कहेंगे मैंने ये जम्पशन लिया, मैं कहता हूँ सवाल में लिखा हुआ है, देखा नहीं आपने, पढ़ा नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग कैजुअल है, आप सही तरह से सवाल नहीं पढ़े। ये चीज बड़ी बुरी मानी जाती है आई कैप की निगाह में, कि मैंने क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया हुआ है कि प्रॉफिट सेल का 25% है, और बच्चा उसको कॉस्ट का 25% एज्यूम कर ले, या मैंने प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट कह दिया और बच्चा इसको मार्जिन रेट एज्यूम करके या अपनी तरफ से एज्यूम करके ऐसे ही पता नहीं क्या फिट फुट कर रहा है, ये गलत है। अपनी तरफ से एजम्पशन तब फिट करनी है जब एग्जामिनर ने कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये 4-5 बातें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पूरा सिलेबस करना है, टाइम प्रेशर, हाँ, पर्पज ऑफ ईच टॉपिक आपको क्लियर हो, और आपने बेसिक्स को ग्रिप पे करना है। आखिरी मंथ जाके आप कई ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि बेटा आपकी तो बेसिक्स ही ठीक नहीं है इस चैप्टर की, आपकी मेहरबानी लेक्चर दोबारा देख लो, नहीं तो आप इस चैप्टर में परेशान ही होंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूं, पर यूनिट का प्लान होता है एक चैप्टर, उसमें हम कहते हैं पर यूनिट पे प्लानिंग की हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर प्लानिंग टोटल अमाउंट में की हो कि हमने 5 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट करनी है, टोटल में प्लान है, एक यूनिट की एडवर्टीजमेंट प्लान की हो तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। टोटल में प्लानिंग की हो तो उसको बजट कहते हैं। एक यूनिट की प्लानिंग स्टैंडर्ड है, टोटल प्लान फिगर। अब वो बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को सेग्रीगेट नहीं कर पाते, वो परेशान हो रहे थे सर जी इसमें से बजट क्या है, इसमें से स्टैंडर्ड क्या है। तो वो फिर मैं उन्हें बताता हूँ यार मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पर यूनिट का प्लान स्टैंडर्ड है, और टोटल का प्लान जो टोटलिटी में प्लान फिगर दी होगी वो क्या कहलाएगा, बजट है। तो आप इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो होता सिर्फ मसला ये है कि वो बच्चा खुद ही बेचारा घबराता रहता है, परेशान होता रहता है, और सवाल नहीं कर पाता, वो परेशान हो रहा होता है, और उसका बहुत कीमती टाइम आखिरी महीने में जाया हो रहा होता है इस तरह की छोटी छोटी खुराफात पे, और वो खुद खपता रहता है। अच्छा मैसेज भी नहीं करते, और अगर करते हैं तो किसी को पता है वो बता, जिसको पता है वो जवाब भी नहीं देता। ये भी बड़े मसले मसाइल होते हैं
कि आपको ये, इसीलिए ड्यूरिंग सेशन अपने सारे कॉन्सेप्ट क्या रखें, अप टू डेट रखें, ताकि आखिरी महीने में आप कॉन्सेप्ट बिल्ड ना कर रहे हो बल्कि कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर रहे हो। ये ना हो कि उस वक्त आपकी कई बातें नामुकम्मल हो, छुट्टियां की हैं, लेक्चर पेंडिंग किए थे और डिसिप्लिन नहीं थे, तो वो आपको मसाइल आएंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है जनाब आपने, स्टडी मटेरियल आखिरी बात, फिर खत्म मेरी तरफ से, सारी बातें मैंने बता दी आपको। स्टडी मटेरियल में सबसे पहले तो क्लास के लेक्चर नोट्स हैं, इन्हीं लेक्चर नोट्स के अंदर तमाम स्टेप्स लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं मैं करवाता, डायरेक्ट पास्ट पेपर पे आता हूं और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम शुरू कहां से करेंगे, बेसिक्स करवाऊंगा पहले। बेसिक्स आती नहीं पेपर में, चैप्टर नहीं है कोई आई कैप का बेसिक्स का। ठीक है, तो आपने बेसिक्स ही होनी है इस वीक में। ईद के बाद जब आएंगे, ईद के से पहले, यही है ना वीक हमारे पास, ईद के बाद जब आप आएंगे तो बंडल ले लीजिएगा पूरे नोट्स का इकट्ठा। अभी नहीं लेना, पुराने नहीं लेने जाके, जो अपडेटेड बंडल है जिसमें पुराना पेपर इस दफा वाला भी और उसका शायद सोल्यूशन भी आ जाए एक दो दिन तक मेरे पास, तो वो अपडेट करके उसको फिर मैं वो बंडल दे दूंगा। तो ईद के बाद आपने, अगर वो सोल्यूशन ना आया, वो नहीं है, फिर पेपर छोड़ देंगे वो, बाकी फिर आपको बंडल ईद के फौरन बाद आप आएंगे तो आप ये तमाम नोट्स का एक बंडल ले लेंगे। दूसरे नंबर पर वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मजबूरी में देखने हैं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करवाते हैं, और आप इसको जब 1.5 की या 2 की स्पीड पे देखेंगे तो कई इंपॉर्टेंट बातें निकल जानी है, पता नहीं चलना कॉस्ट में। ये बात ज़हन में रखें। तो वीडियो लेक्चर को मैं डिस्करेज करता हूँ। मैं लाइव फिजिकल क्लास या जिस तरह ये घर बैठ के ऑनलाइन ले रहे हैं, चाहे बिस्तर पे ही बैठे ले रहे हैं, चाहे नींद की शक्ल में ही है, कोई नहीं, लेक्चर तो ले रहे हैं ना, दोबारा इनको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बातें इनके जहन में रह जाएंगी। दूसरा, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपके आई कैप के पास पेपर वगैरह, उसके बाद अब रिवीजन की चीजें हैं बाकी सारी। रिवीजन में क्या इस्तेमाल करना है, मार्किंग प्लान, एग्जामिनर कमेंट्स और मेरी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ड्यूरिंग सेशन एक और चीज आपने यूज करनी है ड्यूरिंग सेशन, वो है आई कैप की बुक, जिसको आपने ऑडिट मकसद के लिए, ऑडिटिंग के लिए देखना है। आई कैप की बुक से आपने ये देखना है कि हमें कोई टॉपिक ना किया हो अभी तक, या समझ ना आ रहा हो, या सर ने कहा हो कि ये चैप्टर पढ़ लेना। मैं जो चैप्टर करवाऊंगा वही चैप्टर आई कैप की किताब में आपने जाके वीकेंड पे वो चैप्टर सारा एक दिन में पढ़ लेना है नॉवल की तरह, और उसकी एग्जाम्पल वगैरह जो आपको हो वो करना चाहें तो कर लें। उसके बाद फिर देखें आप कि क्या नहीं आता उसमें से, आपको जो नहीं आता वो निकाल के ले आए। आज तक कोई जवान नहीं है जो निकाल के लाया हो, कोई जवान नहीं आया आज तक, ऐसा कोई नस्ल ही नहीं आई जो खुद करके लाए। कोई नहीं आया मेरे पास आज तक निकाल के कि सर जी ये टॉपिक का ये सवाल, नहीं आए लोग, पता नहीं क्या वजह है। ये मैं बात बता रहा हूं पोस्ट कोविड की। प्री कोविड होती थी ऐसी नस्लें, प्री कोविड में लोग थे जब फिजिकल की डोमिनेंस थी। अब फिजिकल और ऑनलाइन दोनों की डोमिनेंस है, तो आप मिक्स होते रहते हैं, कभी फिजिकल बन जाते हैं स्टूडेंट, कभी ऑनलाइन, कभी फिजिकल। मैं रिकमेंड करता हूँ फिजिकल पे। पिछली दफा तो मैं एक्सेस नहीं देता था, इस दफा मैंने, क्योंकि रमजान के अटेम्प्ट है, थोड़े मसाइल हैं, एवं गुना खटन वाली की गल है, तो मैंने इसीलिए इस दफा कोई सख्ती या पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है जी बेटा, अब आप कोई सवाल पूछना चाहें, मेरे कुछ असूल हैं, मैं असूलों पे सख्त हूँ। अगर आपको किसी ने बताया हो टेस्ट नहीं दे रहे तब सख्ती होगी, काम नहीं करके आ रहे तब सख्ती होगी, रोज काम करके आ रहे हैं, टेस्ट जब हो रहा है दे रहे हैं, सारा सेशन गुजर जाएगा, मैं आपको कुछ कहूंगा ही नहीं। मैं उस बच्चे के लिए बुरा टीचर बन जाता हूँ कई दफा, आंखें माथे पे रख लेता हूँ, बदील हो जाता हूँ, जो पढ़ता नहीं। मुझे गुस्सा आता है, अपने वालिदैन के पैसे जाया कर रहे हो, हैं घर से पढ़ने के लिए निकले हो। अगर हॉस्टल में रहता है तो फिर वो ज्यादा खतरनाक बच्चा है, मतलब वो टाइम जाया कर रहा है, अपने वालिदैन के पैसे ये वो, और सारी चीजें एक साइड पर, टाइम नहीं वापस आना। एक पीछे सलाब आ रहा है जो आपके पास
मिल जाएगा और शायद आपसे आगे निकल जाए, और आर्टिकल उनको पहले मिल जाएंगे। अगर आप सीरियस ना हुए तो आप फंस जाएंगे। तो कॉस्ट में जो फेल होता है वो अपनी वजह से फेल होता है, ये फेल होने वाला पेपर नहीं है। जो काम मैं आपको दूं और करवाऊं, अगर आप मेरे साथ क्लास का काम ही कर लेना, बहुत एफर्ट्स ना करें, सिर्फ जो क्लास का काम है वही कर लें। टेस्ट से पहले टूटे फूटे 4-5 सवाल रिवाइज करके टेस्ट इतना दिया है कि पास हो जाएं, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। और कॉन्फिडेंस से पोस्ट पास होनी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से हाथ पांव फूल जाने आपके। समझ आ रही है? नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए। ठीक है? हाँ जी, कोई और बात पूछनी हो बच्चों? ठीक है, चले, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस लगा लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों का कोई सवाल हो? Present. ओके फिर अल्लाह हाफिज।